नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाड़ा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में बाल विकास से संबंधित अपन सिद्धांत पढ़ रहे थे। और सिद्धांतों को पिछली क्लास में अपनों ने शुरू किया था, तो उस क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास के अंतर्गत पढ़ रहे थे बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत। और सिद्धांतों में अपनों ने पहला सिद्धांत यहाँ पर शुरू किया था। कौन सा सिद्धांत शुरू किया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत शुरू किया था। और मनोविश्लेषण सिद्धांत के तहत यदि अपन देखें तो ये सिद्धांत दिया किसने था? तो ऑस्ट्रिया वियना के स्नायु शास्त्री कौन? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने यह सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड ने यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने मन व मस्तिष्क का विश्लेषण किस प्रकार से किया, कितने भागों में किया, ये चीज अपन पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि इन्होंने 3 प्रकार से मन व मस्तिष्क का वर्गीकरण किया, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो वो चीज अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। तो आगे आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इन्होंने मन व मस्तिष्क के प्रकार बताए हैं, उसी आधार पर इन्होंने एक संरचनात्मक मॉडल तैयार किया था। अर्थात उन तीनों के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे कि समाज में 3 मानसिकता वाले लोग होते हैं। सभी मनुष्यों की मानसिकता है वो 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? तो देखते हैं। तो यहाँ पर इनके सिद्धांत के तहत अपन देखने वाले हैं इस सिद्धांत में संरचनात्मक मॉडल, या इस सिद्धांत में जो संरचना बनती है व्यक्तियों की, वो कितने प्रकार की बनती है और कौन कौन सी बनती है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि 3 प्रकार की बनती है। कौन कौन सी? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो होती है इड, जिसे अपन इदम भी कह सकते हैं। दूसरी की यदि अपन बात करें तो वो होती है ईगो। ईगो जिसे अपन अहम भी कह सकते हैं। और तीसरी होती है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसे अपन परा अहम या परम अहम भी कह सकते हैं। ये 3 प्रकार का मॉडल इन्होंने बताया है। किसके आधार पर? 3 प्रकार के मस्तिष्क के आधार पर। अब अपन बात करते हैं इनकी एक एक की कि किस प्रकार से कौन सा होता है। पिछली क्लास में थोड़ा बहुत तो अपनों ने इसके संबंध में बात की थी, और मोटे तौर पर मैंने आपको बताया था कि इदम प्रवृत्ति क्या होती है। फिर भी आज अपन इदम प्रवृत्ति वाले लोगों की विशेषताएं और इदम प्रवृत्ति कहाँ दिखाई देती है उस चीज को अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बता देती हूं कि इसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कि फ्राइड ने यूं कहा है कि मूल प्रवृत्ति व्यवहार को निर्देशित करती है। जैसे भूख लगी तो अपन खाना खाने के लिए चलेंगे, तो उसी प्रकार से हमें जैसे ही हमारे अंदर कोई मूल प्रवृत्ति जागृत होगी, वैसे ही अपन कोई न कोई व्यवहार अवश्य करेंगे। तो उस आधार पर यदि अपन देखें तो इसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति कार्य करती है? तो देखिए, ये एक ऐसी भावना है या मस्तिष्क की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीवन व मृत्यु दोनों प्रवृत्ति केंद्रित होती है, केंद्रित हो जाती है, ये अपन कह सकते हैं। जीवन व मृत्यु दोनों ही प्रवृत्तियां इसके अंदर केंद्रित होती है। इसके बाद अपन बात करें तो देखिए, इसमें जो तत्व निहित रहते हैं, इदम प्रवृत्ति के लोगों में जो तत्व निहित रहते हैं, वे तत्व है वो वंशानुगत व जन्मजात तत्व होते हैं। तो यहां पर अपनों ने बात की कि इस प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से तत्व निहित होते हैं। तो देखिए, इस प्रवृत्ति में जो है वो
जन्मजात व वंशानुगत प्रवृत्तियां होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति इस चीज को जन्म से लेकर आता है, समाज उसे नहीं देता, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। और जीवन व मूल प्रवृत्ति, जीवन व मृत्यु का मतलब क्या होता है? वैसे तो अपने इनके द्वारा जो दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई गई है, जीवन जिसे इन्होंने इरोस कहा है, मृत्यु इन्होंने थैनेटोस कहा है, तो वो चीज अपन देखेंगे। परंतु यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं कि देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति जो होती है वो रचनात्मक होती है और आशावादी होती है, आशावादी होती है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वो विध्वंसात्मक होती है, विध्वंसात्मक होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि निराशावादी होती है। अब इसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कैसे? पहले एक चीज जानना आवश्यक है, ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्यरत रहती है। अर्थात इदम प्रवृत्ति के लोग तुरंत सुख चाहते हैं, या इनको जो चाहिए वो उसी समय मिलना चाहिए, या मैं यूं कह सकती हूं खाओ पियो मौज करो। इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग कौन से होते हैं? इदम प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जब इदम प्रवृत्ति सुखवादी में निहित होती है, तो यहां पर जैसे ही उन लोगों को कुछ दिखा कि ये चीज हमें मिलनी चाहिए, वहां पर उनमें आशा जागेगी और वो उसके लिए तैयार होंगे, यानी वो रचनात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी। वो उन्हें प्राप्त हो जाती है तब तो अच्छी बात है, यदि प्राप्त नहीं होती तो वो लोग हैं वो निराशावादी हो जाते हैं, और यदि उन्हें प्राप्त नहीं हो तो वो समाज को हानि भी पहुंचाते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? विध्वंसात्मक भी होती है। तो इसलिए यहाँ पर जीवन व मृत्यु दोनों प्रवृत्तियां इसमें केंद्रित होती है। ये तत्व, इस प्रकार के व्यक्तियों में जो तत्व, जो हावी तत्व रहते हैं, वो सभी के सभी जन्मजात व वंशानुगत होते हैं। यह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात खाओ पियो मौज करो की स्थिति में कार्य करता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इदम प्रवृत्ति के ही कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन और जानेंगे। तो इदम प्रवृत्ति में ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती है वो अपन यहां पर देखेंगे। हाँ, तो देखिए, यहां पर अपनों ने देखा कि ये प्रवृत्ति सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करती है, और ये भी देखा कि यहां पर वंशानुगत या जन्मजात तत्व हावी रहते हैं। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि यह जो बाह्य वास्तविक जगत से परे तथा आंतरिक जगत से संबंधित होती है। यहां पर अपनों ने देखा बाह्य वास्तविक जगत से परे, यानी बाहर की स्थिति से इनको कोई मतलब नहीं होता। इन्हें इस चीज का मतलब ही नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब इनके अंदर किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जब इच्छा जागती है, जब आशा जागती है ना, तो वो आशा इतनी अधिक तीव्र होती है कि उन्हें वो चीज चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जब वो ऐसी इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि उन्हें वो चीज चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि यह अवस्था स्वार्थ की अवस्था होती है। स्वार्थ की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उस समय स्वार्थी हो जाता है। उसे जो चीज चाहिए वो उसे मिलनी चाहिए, चाहे दूसरे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का नुकसान ही भी क्यों ना हो। तो इसलिए वहां पर कौन सी अवस्था आ जाती है? स्वार्थ की अवस्था आ जाती है। और स्वार्थ की ये जो अवस्था है वो इतनी अधिक तीव्र होती है कि उसे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो इसके लिए उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े,
अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अर्थात वह यहाँ पर अपराध भी करवा सकती है। तो यह अवस्था है वो अपराध कराती है, इसलिए इसे अपराध की अवस्था भी कह सकते हैं, अपराध की अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में उदाहरण दिया था कि तीन लोग जा रहे हैं बगीचे के पास। जब लोग रुकते हैं, तीनों के तीनों रुकते हैं, उनमें से एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि मुझे इसमें फल चाहिए, मतलब चाहिए। उसे ये चिंता नहीं है कि समाज क्या कहेगा। उनमें से एक व्यक्ति समाज की बात करता है, एक व्यक्ति कहता है कि कम से कम हम तो देख रहे हैं, मतलब हमारी स्वयं की आत्मा तो देख रही है, तो इसलिए चोरी करना बुरी बात होती है। तो वो उसे इस प्रकार से समझाता है, परंतु उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर उसे ज्यादा रोका या टोका जाए तो वो किसी भी प्रकार की आपराधिक स्थिति या आपराधिक गतिविधि कर सकता है, इसलिए इसे अपराध की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें है वो इच्छा बहुत होती है, क्योंकि ये सुख प्राप्ति की अवस्था है। तो सुख प्राप्ति के लिए या अपने आप को सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं। जैसे अच्छे अच्छे भोजन मिलने चाहिए, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान मिलने चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलने चाहिए पहनने के लिए, अच्छी सुख सुविधाएं होनी चाहिए पास में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यक्ति इस प्रकार की उम्मीद रखता है। तो इसलिए इस अवस्था को, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होने के कारण इस अवस्था को इच्छाओं की जननी भी कहा जा सकता है, साथ साथ इसे इच्छाओं का भंडार भी कहा जा सकता है, इच्छाओं का भंडार भी कहा जा सकता है। ये लीजिए, यहां पर अपनों ने देखी कि यह स्वार्थ की अवस्था है, बाह्य जगत से ये परे होती है, बिल्कुल ही बाह्य यानी वास्तविक जगत, जिसमें अपना हित देखा जाता है परंतु दूसरे का हित भी देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ अपना है, तो इसका मतलब बाह्य जगत से तो ये बिल्कुल परे है। ये सिर्फ आंतरिक जगत यानी अपने आंतरिक जगत, अपनी सुख सुविधा के बारे में ही सोचता है, इसलिए ये आंतरिक जगत से ही संबंधित होती है। अपराध कराती है, इसलिए इसे अपराध की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि भी कर सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है सुख प्राप्ति की, इसलिए इसको इच्छाओं की जननी या इच्छाओं का भंडार भी कहा जा सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी के बारे में एक दो बातें और रह जाती है, वो चीजें भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने इदम प्रवृत्ति के लोगों के से संबंधित है वो चीजें देखी है, और यहाँ पर अपन बहुत सी चीजें इनके बारे में देख चुके हैं। इसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण बात, कौन सी अवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है? आप एक पल के लिए सोचिए कि कौन सी अवस्थाएं होती है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। यदि टोटल अवस्थाएं देखें तो वृद्धावस्था तक जाती है, और यदि अपन बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में किशोरावस्था तक के बालक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं इदम प्रवृत्ति वाले लोगों को, तो इदम प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनकी यदि बात करें तो ये किशोरावस्था के बालकों को ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसलिए किशोरावस्था में ये प्रवृत्ति अधिक, किशोरावस्था में यह अधिक प्रभावी होती है। किशोरावस्था में यह जो प्रवृत्ति है अधिक प्रभावी होती है। एक किशोरावस्था का बालक है 12 से 18 वर्ष का, तो वो अक्सर ऐसी जिद करेगा, वो ऐसे करता है कि उसे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा समाज से जोड़ लेता है और उसकी स्वयं की इज्जत हो जाती है, प्रतिष्ठा हो जाती है, जिसे वो सबके सामने बनाए रखना चाहता है।
तो इसके लिए वो चाहता है कि मेरे पास वो सारी की सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो दूसरे को इम्प्रेस कर सके, दूसरे को प्रभावित कर सके। कुछ इससे मिलती जुलती ही होने के कारण हम मान सकते हैं कि इस अवस्था को ये ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में ही बालक की सबसे अधिक इच्छाएं होती है, सबसे अधिक वह अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि जब ये आंतरिक जगत यानी सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यह कुसमायोजन की अवस्था हो सकती है। यह किसकी अवस्था है? किस प्रकार की अवस्था है? कुसमायोजन की। इससे बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें तो स्वयं ही प्रभावी है। अब यदि हमें समाज में अच्छे से रहना है, मान लीजिए किशोरावस्था का बालक है, उसे अच्छे अच्छे मित्र बनाने हैं, उसे मित्र मंडली के साथ रहना है, तो उस मित्र मंडली में साथ रहने के लिए कुछ अपनी इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ता है, जो ये चाहता नहीं है। तो इसलिए वो क्या हो गया? कुसमायोजित हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने इदम प्रवृत्ति वाले लोगों की जितनी भी विशेषताएं हो सकती हैं उन सभी को बहुत अच्छे से देखा है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं कौन सी प्रवृत्ति की तरफ? अहम प्रवृत्ति की तरफ या दूसरी प्रवृत्ति की तरफ। देखिए, इदम प्रवृत्ति जो अपनों ने देखी, उसमें अपनों ने महत्वपूर्ण रूप से 3 चीजें देखी: सुख, स्वार्थ, अपराध। ठीक है। सुख, सिर्फ और सिर्फ सुख, साथ साथ स्वार्थ और इसके साथ साथ अपराध, ये 3 चीजें अपनों ने देखी। और ये तीनों चीजें क्या बनाती है? बालक को कुसमायोजित बनाती है। अब बालक को ये तीनों प्रवृत्तियां कुसमायोजित करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि व्यक्ति पशुता के निकट आ जाता है, या व्यक्ति में पशुत्व के भाव आ जाते हैं, जो कि नैतिकता से बिल्कुल परे होते हैं। नैतिकता से बिल्कुल ही परे होते हैं, अर्थात इन लोगों को नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता। ये नैतिकता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इतनी सी बात, ठीक है। तो दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था की यदि अपन बात करें, जो अहम की अवस्था है या ईगो की अवस्था है। ईगो या अहम, ये अवस्था है, ये पशुता से संबंधित थी इदम, तो ये मानवता से संबंधित है। मानवता से संबंधित है, अर्थात इसमें ये बात नहीं है कि व्यक्ति कोरे आदर्श निभाएगा, अपने मूल्यों को ही दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु मानव जो समाज में रहता है, तो जहां अपने हितों की बात सोचता है, वहां पर दूसरे हितों का भी कुछ मात्रा में ध्यान रखता है, तो वहां पर मानवता की स्थिति आ जाती है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है वो मानवता की प्रवृत्ति है। इसको अपन व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा बोल सकते हैं। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा बोल सकते हैं। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा का मतलब क्या हुआ कि इस प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति बनता है, मनुष्य बनता है, मनुष्य पशुता से अलग हो जाता है। अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही सुख की बात नहीं करता, वो समाज में संतुलन बैठाने के लिए अपने सुखों का त्याग भी करता है। ठीक है। वो चाहता है कि मेरे पास बहुत सा पैसा आए, मेरे पास बहुत सा धन आए, मेरे पास बहुत सी सुख सुविधाएं हो, परंतु इसके लिए ये नहीं है कि दूसरों को मारकर मैं सुख प्राप्त कर लूं।
इतनी इच्छा भी उसकी नहीं होती। तो इसलिए ये क्या काम करता है, संतुलन बैठाने का काम करता है। अब ये संतुलन बैठाता किस किस के बीच है, तो देखिए, एक तो ये संतुलन बैठाता है इच्छाओं व वास्तविकता, इच्छाओं व वास्तविकता के मध्य संतुलन का कार्य। ये क्या करता है, ये इच्छा जो हमारी, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो पिछली क्लास में जो मैंने कहानी बताई थी, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसका भी मन कर रहा था फल खाने का, परंतु वो यूं सोचता है समाज क्या कहेगा, बेइज्जती हो जाएगी, कोई देख लेगा तो इसलिए वो समाज के लोगों के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर लेता है। तो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये व्यक्ति चोरी कर रहा है तो लोग उसकी आलोचना करेंगे, वास्तविकता ये है। और उसकी इच्छा क्या है, फल प्राप्ति है। तो इसलिए वो दोनों के अंदर संतुलन स्थापित करता है, यानी इच्छाओं का वहां पर त्याग करके और वास्तविकता के बारे में अधिक सोचने के लिए बल देता है। तो इसलिए यहाँ पर मानवता बनी रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तित्व की पालक शाखा है, व्यक्तित्व की पालना करती है या मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन जो इस संबंधी और महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो पहली बात, ये मानवता से संबंधित होती है, वे व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा होती है। ये जो है वो वास्तविकता व इच्छाओं के बीच है, वो संतुलन का कार्य करती है। साथ साथ ये और क्या करती है, तो देखिए, ये जो अवस्था है, वास्तविकता, अब तक अपनों ने क्या समझा, इच्छाओं को दबाने का और वास्तविकता के संबंध में कार्य करने का या वास्तविकता का ज्ञान कराने का काम ये अवस्था करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविकता व समायोजन की अवस्था ये होती है, समायोजन की अवस्था होती है। ये अवस्था किसकी है, वास्तविकता की, यानी बालक को वास्तविकता से ज्ञान करवाती है और साथ साथ ये समायोजन की। पिछली अवस्था या पहली इदम प्रवृत्ति अपनों ने देखा कि वो कुसमायोजित बालक को कर देती है, जबकि यहाँ पर व्यक्ति की वजह से या इस प्रकार के लोगों की वजह से समाज में कभी भी असंतुलन पैदा नहीं होता, सदैव संतुलन बना रहता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो देखिए, ये जो है अवस्था है, यह अवस्था द्वितीयक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, द्वितीयक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए, प्राथमिक प्रक्रियाएं होती है वंशानुगत या जन्मजात, वंशानुक्रम से या जन्म से हमें जो चीजें प्राप्त होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर से संबंधित चीजें होती है। बाहरी चीजें तो वो बाद में द्वितीयक प्रक्रियाओं जैसे परिवार है, समाज है, उनसे ग्रहण करता है। तो प्राथमिक प्रक्रियाएं कौन सी होगी, जो हमें वंशानुगत प्राप्त होती है, हमें जन्मजात प्राप्त होती है। तो वंशानुगत व जन्मजात तो कौन सी होती है, इदम प्रवृत्ति होती है। ये द्वितीयक प्रक्रियाएं, यानी इस अवस्था को अपन समाज व परिवार के संपर्क में आने के बाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही हमारे अंदर सामाजिकता के गुण आते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये सामाजिकता के गुण की अवस्था है, सामाजिकता के गुण की अवस्था। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी अवस्था में जब अपन द्वितीयक प्रक्रियाओं यानी समाज परिवार के संपर्क में आते हैं, तब हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है और इस आधार पर हम समाज में संतुलन बैठाने का काम करते हैं।
तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक दो बातें इसकी और रह जाती है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अपनों ने जो भी चीजें देखी है सामाजिकता के गुण से संबंधित, तो यहाँ पर सामाजिक गुणों से संबंधित सारी की सारी वो चीजें आ जाएगी जो समाज में रहने के लिए आवश्यक है। अब देखिए, यह प्रवृत्ति कौन सी अवस्था पर अधिक प्रभावी रहती है। देखिए, पिछली अवस्था को अपनों ने देखा कि ज्यादा सुख प्राप्ति की इच्छा कौन सी उम्र में रहती है, किशोर अवस्था में, और ज्यादा तनाव की उग्रता की अवस्था भी कौन सी होती है, किशोर अवस्था। जबकि अपन आते हैं प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में यानी किशोरावस्था जब गुजर जाती है तब मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वो परिवार के बारे में सोचने लगता है, समाज के बारे में। यहां तक कि किशोरावस्था पार करने के बाद व्यक्ति अपने बारे में तो सोचना ही बंद कर देता है। वो यूं सोचने लग जाता है कि मुझे मेरे घर वालों के लिए ये करना है, मुझे मेरे परिवार वालों के लिए ये करना है, मुझे इन लोगों के लिए ये काम करना है, मुझे उन लोगों की सहायता करनी है। इस प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं। बालक में अनुभव आ जाता है, बालक तो नहीं होता, वो प्रौढ़ होता है। तो व्यक्ति में क्या होता है कि अनुभव आ जाता है, और वही अनुभव किसको प्रभावित करता है, ज्यादा इस अवस्था को प्रभावित करता है। किशोरावस्था में इस प्रकार की बालक को यदि बातें बताई जाए तो वो यूं कहेगा कि बस बहुत हो गई भाषणबाजी, अब छोड़। तो इस प्रकार से वो उस उम्र में उन चीजों को नहीं समझ पाएगा जो इस उम्र में समझ जाएगा। तो इसलिए प्रौढ़ावस्था पर अधिक प्रभावी रहती है ये प्रवृत्ति जो है, ईगो प्रवृत्ति या वास्तविक प्रवृत्ति या सामाजिकता की प्रवृत्ति जो है वो प्रौढ़ावस्था पर अधिक प्रभावी रहती है। यदि अपन इन्हीं तीनों की बात करें, इदम, ईगो, सुपर ईगो, इन्हीं की अपन बात करें तो देखिए इनमें भी ये इदम और पराहम के मध्य संतुलन का कार्य करती है। अब ये अवस्था क्या करती है, यही अवस्था या मनुष्य की यही प्रवृत्ति इदम व पराहम दोनों के मध्य संतुलन का कार्य करती है, और इसी के द्वारा व्यक्ति समाज में अपना जीवन हंसी खुशी जी पाता है। क्यों? क्योंकि इदम प्रवृत्ति में तो वो अपने स्वार्थ देखेगा, अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है तो अपराध करने पर खड़ा हो जाएगा, अपराध करने के लिए उछल पड़ेगा। तो और जो बाद की प्रवृत्ति है वो तो अति आदर्शवादी अवस्था है, और कहते हैं, मनोविज्ञान कहता है कि अति आदर्शवादी अवस्था भी बालक के लिए कष्टदायक हो सकती है। तो वहां पर अति आदर्शवाद होता है जो भी समाज में नहीं चलता। आजकल आपने सुना होगा कि भाई बहुत ज्यादा आदर्शवादी भी मत बनो, समाज में जीना लोग मुश्किल कर देंगे, या समाज में लोग जीना मुश्किल कर देंगे। इस प्रकार की बातें की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि व्यक्ति को जगह के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को ही लुटाता रहता है उसे लोग पागल समझ लेते हैं। तो इसलिए हर एक के बारे में सोचना, हर विषय के बारे में बात करना भी कहते हैं ना कि एक रजिस्टर या एक नोटबुक जिसमें हर विषय से संबंधित लिख दिया जाता है, लोग उसे रफ कॉपी की संज्ञा दे देते हैं। तो इसलिए अति आदर्शवाद भी नुकसानदायक होता है और ये इदम, ये प्रवृत्ति भी नुकसानदायक होती है। तो इन दोनों में सामंजस्य कौन बिठा सकता है? ईगो बिठा सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली प्रवृत्ति की तरफ। कौन सी? सुपर ईगो या परम अहम की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। तो पहली सुखवादी सिद्धांत से प्रेरित है, ये वास्तविकता के सिद्धांत से प्रेरित है, और तीसरी की अपन बात करते हैं तो वो नैतिकता से प्रेरित है, आदर्शों व मूल्यों से प्रेरित सिद्धांत है या प्रवृत्ति है।
पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी कि 3 लोग थे। एक व्यक्ति ने यूं कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे फल लेने हैं, वो गेट पर चढ़ता है, अंदर कूदता है, फल लाने का प्रयास करता है। वो कौन सी प्रवृत्ति का था? इदम का था। उसके बाद एक ने कहा नहीं कोई देख लेगा, बेइज्जती हो जाएगी। वो कौन सी प्रवृत्ति का था? वो इस अहम प्रवृत्ति का था, सामाजिक प्रवृत्ति का था। और तीसरी अवस्था में कौन सी? वो व्यक्ति जो यूं कह रहा था चोरी करना गलत बात है, चोरी करना पाप होता है, वो व्यक्ति किस अवस्था में जाएगा? वो तीसरी अवस्था में जाएगा। और तीसरी अवस्था कौन सी है? सुपर ईगो की प्रवृत्ति है। इसे अपन पराहम भी कहते हैं, पराहम। अब सबसे पहली बात यदि इसके संबंध में देखिए अपन, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रवृत्ति है, जो सुपर ईगो की प्रवृत्ति, पराहम की प्रवृत्ति जो है, ये नैतिकता के सिद्धांत से प्रेरित होती है। नैतिकता सिद्धांत से प्रेरित होती है। ठीक है, ये क्या करता है? इन लोगों द्वारा समाज में मूल्यों व आदर्शों की स्थापना की जाती है। मूल्य व आदर्श, समाज में मूल्य व आदर्श कौन से होते हैं? सदैव सत्य बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, सबकी भलाई करो, सबके हितों की बात करो, सबकी सहायता करो। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, या इस प्रकार के यहाँ पर आपने कोई समाज में एक आधा व्यक्ति ऐसा देखा होगा, ये लोग बहुत कम मिलते हैं, तो इनकी वजह से समाज को कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती। परंतु आपने यूं देखा होगा कि वो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकता, इतना हम कह सकते हैं। समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए लोग इस प्रकार की बातें कहते मिल जाएंगे। वो कौन सी प्रवृत्ति का होता है? सुपर ईगो यानी पराहम प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो ये हमेशा नैतिकता की बात करेगा, नैतिक नियमों की, नैतिक सिद्धांतों की बात करेगा। इनकी वजह से कभी भी समाज को हानि नहीं उठानी पड़ती। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं 1-2 चीजें और इसके बारे में जो कही जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो नैतिकता, आदर्श व मूल्य, जिनसे यह प्रेरित होता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये व्यक्ति है वो अक्सर सुखी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इनमें पछतावे की भावना अधिक रहती है। पछतावे की भावना सर्वाधिक रहती है। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब हमेशा दुखी होते रहते हैं, हे भगवान ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। और हमेशा अपने आप को लगभग यूं होता है कि कभी कभार तो यूं होता है कि जहां पर वो शामिल नहीं होते उसके लिए भी वो स्वयं को दोष देते हैं और पछताते रहते हैं। अगर बेटे ने कोई काम किया है तो शायद मेरी कोई गलती रही होगी जिस वजह से ये नाकाम निकला, शायद मेरी शिक्षा में कोई कमी रह गई होगी। यानी ये अपने आप को ही दोष देते हैं और स्वयं में पछतावे की भावना रहते हैं। समाज में कुछ भी गलत होता है तो भी ये स्वयं पर पछतावा, हे भगवान कैसे कैसे दिन दिखाएगा तू। तो इस प्रकार की बात ये लोग कर लेते हैं। तो इन लोगों में पछतावे की भावना अधिक होती है और ये जो प्रवृत्ति हावी होती है तो आप जानते ही हैं कि ये सर्वाधिक है वो वृद्धावस्था में प्रभावित या प्रभावी होती है। वृद्धावस्था में अधिक प्रभावी यह स्थिति होती है। और
इसकी एक हानि हो सकती है। क्या होती है कि इस प्रवृत्ति या जो नैतिकता है या जो आदर्श है उनकी यदि अधिकता हो जाए तो व्यक्ति कुसमायोजित भी हो जाता है, कुसमायोजित भी हो जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कैसे? अब देखिए, एक महिला जो अब वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है, ठीक है, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिद्धांतों में, नियमों में निकाली, ठीक है। वो सुबह उठकर नहाए बगैर किचन में नहीं जाती, किसी घर के किसी भी व्यक्ति को किचन में नहीं जाने देती, सभी को बाहर चप्पल उतार कर आना है, चप्पल जूते। आजकल तो लोग बाग किचन में भी चप्पल जूतों के बगैर नहीं रहते, रहा भी नहीं जाता। तो उसने है वो पूरी उम्र सिद्धांतों से कि भाई जहां पर अन्न देवता वास करते हैं वहां पर जूते नहीं आने चाहिए, खाना है वो बड़ों को खिलाकर खाना चाहिए। तो यहाँ पर यूं होता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति घर का बाहर गया हुआ है और वहां पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सिद्धांत बना रखा है, उस बुजुर्ग महिला ने सिद्धांत बना रखा है, और बुजुर्ग महिलाएं ये भी सिद्धांत बना देती है कि पुरुष लोग पहले खाना खाएंगे, बाद में महिलाएं खाएंगी। अब पुरुष कोई बाहर गया हुआ है, अब वो आ नहीं रहा, तब तक सब लोग भूखे बैठे हैं। तो इस वजह से घर के जो अन्य लोग हैं वो भी उसे ताने देने लगते हैं। इस वजह से वो अपने आप को उस माहौल में समायोजित नहीं कर पाती, उसको वहां पर दुख फील होने लगता है और वो वहां पर कुसमायोजित हो जाती है। तो अति नहीं होनी चाहिए, आदर्श व मूल्य भी नियमानुसार जहां आवश्यकता हो। कहते हैं ना कि सच्चाई की रक्षा करने के लिए जहां पे मरना पड़ता है तो वहां पे मारना भी पड़ता है। तो स्वयं मरो पर जहां आवश्यकता हो वहां मारना भी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि अपन रहेंगे तब तो वो कौन सी अहम प्रवृत्ति चली जाएगी, परंतु अगर सुपर ईगो की प्रवृत्ति देखें तो इसकी अधिकता हो जाएगी, तो वहां पर भी व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट कहा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर जो फ्रायड द्वारा संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया गया था मन व मस्तिष्क की 3 अवस्थाओं के आधार पर, वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली क्लास में अपनों ने देखा था जो 3 प्रकार के लोग थे, उन से संबंधित यदि आप इन चीजों को जोड़कर देखेंगे तो आपका सिद्धांत और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसने भी पिछला सिद्धांत या पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास देखिए, ये क्लास देखिए, अपने आप सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फ्रायड द्वारा बताए गए कुछ विशिष्ट तथ्यों की। फ्रायड ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है अपने सिद्धांत में। कौन कौन सी बताई है, कौन कौन सी इनके सिद्धांत की विशिष्टताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे विशेष तथ्यों की, यहां पर अपन विशेष तथ्यों की बात करेंगे, फ्रायड के सिद्धांत की विशिष्टताओं की बात करेंगे। तो विशेष तथ्य, विशेष तथ्यों में यदि अपन बात करें तो देखिए, पहली बात या पहला पॉइंट अपन कह सकते हैं लिबिडो। क्या है ये? देखिए, जिस भी कार्य से हमें सुख मिले वह क्या है? लिबिडो, या सुख प्राप्ति की प्रवृत्ति ही क्या कहला सकती है? लिबिडो कहला सकती है। या अपन यूं कह सकते हैं कि काम इच्छा या यूं कह सकते हैं यौन इच्छा ही क्या कहलाती है? लिबिडो कहलाती है। और फ्रायड यूं कहते हैं कि लिबिडो जो है या कामेच्छा जो है वो व्यक्ति में जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। कैसे? देखिए,
यहाँ पर अपन देखते हैं कि कैसे और क्यों, ये अपन पहले थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद इसको आगे समझेंगे। लिबिडो के लिए इन्होंने कहा है कि व्यक्ति तभी कोई कार्य करता है जिसके माध्यम से उसे सुख की प्राप्ति हो, उसे रुचि होगी वही काम वो करेगा। और यह प्रवृत्ति कौन सी होती है? जन्मजात होती है, जो बालक में जन्म से होती है और हर एक अवस्था में वो पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगली बात की। अब आगे अपन इसको जो लिबिडो है इसको और भी अधिक अच्छे से समझ लेंगे। किसमें इन्होंने एक काम प्रवृत्ति के लिए ही एक नाम दिया है, शैशव कामुकता। अब इसमें देखते हैं अपन शैशव कामुकता। अब देखिए, अभी अपनों ने देखा कि काम प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जन्म से व्यक्ति में होती है, और जन्मजात होती है तभी तो शिशु में होती है। इन्होंने यूं कहा है कि प्रत्येक अवस्था में निहित रहती है, और इस कामुकता को, कामेच्छा को इन्होंने मूल प्रवृत्ति कहा है, और मूल प्रवृत्ति को ही इन्होंने क्या कहा है? लिबिडो कहा है। ठीक है, तो यहां पर जो शैशव कामुकता है उसमें इन्होंने यूं कहा कि भाई ये जो कामुकता होती है वो किशोरावस्था से अलग होती है, किशोरावस्था से अलग होती है। किशोरावस्था में यह अलग अंगों में निहित होती है, शैशव अवस्था में यह अलग अंगों में निहित होती है, और इसके लिए इन्होंने एक अलग से सिद्धांत भी दिया, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। वो भी सिद्धांत अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके अंतर्गत इन्होंने और क्या चीज बताई? इन्होंने यूं कहा कि भाई बालक में यदि कामुकता नहीं है तो वो फिर माँ का दूध क्यों पीता है? तो इन्होंने यूं कहा कि इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप, इसी प्रवृत्ति के कारण बालक मां का दूध पीता है, मां का दूध पीता है। अर्थात शिशु में जो चूसने की प्रवृत्ति होती है उसी में ही उसकी कामुकता निवास करती है, अर्थात उसमें ही उसे आनंद महसूस होता है। तो यहाँ पर वह इसीलिए दूध पीता है क्योंकि उसे आनंद की अनुभूति होती है, और क्यों? क्योंकि उसमें कामुकता की भावना रहती है, जो क्या होती है? जन्मजात होती है। फ्रायड ने जब ये बात कही तो लगभग सभी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इनका विरोध किया। सभी मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसका विरोध किया गया, और इन विरोध करने वालों में यदि सर्वप्रमुख की बात करें कि सबसे प्रमुख कौन थे, तो सबसे प्रमुख थे कार्ल युंग, जो एक बड़ी बात थी क्योंकि कार्ल युंग ने कभी भी इनका विरोध नहीं किया था। तो कार्ल युंग इनके सबसे बड़े विरोधी थे इस सिद्धांत में। इनका समर्थन एक ने किया था, और वो कौन था? वो इनकी स्वयं की बेटी जिसका नाम था एन्ना फ्रायड। एन्ना फ्रायड द्वारा इनके इस सिद्धांत का, बेटी एन्ना फ्रायड इस सिद्धांत का समर्थन करती है। ठीक है, शैशव कामुकता है। इन्होंने यूं कहा कि काम प्रवृत्ति शिशु में भी होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया, अभी जन्मजात होती है और प्रत्येक अवस्था में होती है, विभिन्न रूपों में पाई जाती है, विभिन्न अंगों में निवास करती है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अंगों में वह निवास करती है। जब इन्होंने ये बात कही तो इन्होंने यूं कहा
कि भाई ये जन्मजात होती है और शिशु में भी ये होती है, और शिशु इसी के कारण माँ का दूध पीता है। क्यों? क्योंकि उसे इसमें आनंद की अनुभूति होती है। मान लीजिए अपन 1% यूं कह लें कि भाई ये तो बालक की जरूरत होती है, क्योंकि भूख लगती है तो उसे दूध चाहिए पेट भरने के लिए, तो फिर वो अंगूठा क्यों चूसता है? ये भी प्रवृत्ति इसी अवस्था में होती है। तो इसलिए फ्रायड ने इस चीज को महसूस किया। और आपको मैं बता देती हूं कि फ्रायड का सिद्धांत मनोविज्ञान में सर्वप्रथम सर्वव्यापक सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने हर एक चीज पर विश्लेषण किया, हर एक पक्ष पर बात की थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो शैशव कामुकता बताई या शिशुओं में कामुकता बताई, इनका हालांकि सभी विद्वानों ने विरोध किया, एकमात्र उनकी बेटी एन्ना ने इनका समर्थन किया था। परंतु इसमें ये कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था में जो कामुकता है वो होती है, और सभी अवस्थाओं में अनेक अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अंगों में रहती है। परंतु यहाँ पर जो शैशव कामुकता है वो किशोरावस्था के बालकों से बिल्कुल अलग होती है। किस प्रकार से, किस रूप में? तो यहाँ पर अपन जब मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इनका पढ़ेंगे तब अपन सभी अवस्थाओं में देखेंगे कि किशोरावस्था में किस अंग में कामुकता रहती है, शैशवावस्था में किस अंग में होती है, बालक को किस चीज से आनंद की अनुभूति होती है, ये अपन देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली चीज पर, अगली बात पर। देखिए, आपने देखा है कि एक कोई मान लीजिए कि छोटा सा बालक है, एक छोटा सा बालक है, वो अपने आप को यूं देखेगा, हंसता रहेगा, अपने आप को देखेगा, मुस्कुराता रहेगा। ये कौन सी प्रवृत्ति होती है? फ्रायड ने इसे नाम दिया है स्व मोह, यानी अपने आप से प्रेम। कहते हैं कि बालक अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करता है, और आपने देखा होगा कि बालक यूं चाहता है कि हर एक चीज में उसका नाम आना चाहिए, हर एक बात में उसकी बात आनी चाहिए, और जब उसका नाम लिया जाता है, उसकी बातें आती है, तो वो बड़ा ही प्रसन्न होता है, और हर एक बात के लिए वो यूं कहता है कि, और कुछ बच्चे तो अपना नाम लेकर भी कहते हैं कि जैसे मान लो कि एक बालक का नाम ऋतुल है, तो ऋतुल ऐसे करेगा, ऋतुल ये खाएगा। तो ये जो प्रवृत्ति होती है वो कौन सी प्रवृत्ति होती है? स्वयं मोह की प्रवृत्ति होती है। फ्रायड ने इस स्वयं मोह की प्रवृत्ति को नार्सिज्म या कहीं नार्सिसिज्म भी आता है, नार्सिसिज्म भी कहा है कि नार्सिज्म या स्वयं मोह की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। यहां पर इन्होंने यूं कहा कि बालक में यह प्रवृत्ति विकसित होती है जिसका कभी अंत नहीं होता। जिसका कभी अंत नहीं होता का मतलब यह जीवन पर्यंत बालक में दिखाई देती है। और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप किशोरावस्था के बालक को देख लेना, किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ लेना। बालक ज्यादा समय शीशे के सामने बिताएगा। क्यों बिताएगा? क्योंकि स्वमोह, अपने आप से प्रेम करता है। तो ये प्रवृत्ति, स्वमोह की प्रवृत्ति को सीधा का सीधा प्रश्न यूं पूछ लिया जाता है कि नार्सिसिज्म क्या है, नार्सिज्म क्या है। फ्रायड के अनुसार स्वमोह किसे कहा जाता है? तो ये दोनों नाम ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक तो नार्सिज्म और एक स्वमोह। ये है क्या? अपने आप को प्रेम करने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? स्वमोह या नार्सिज्म।
ये प्रवृत्ति बालक में विकसित हो जाती है, परंतु कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। आजीवन चलने वाली ये प्रवृत्ति है। बालक में विकसित हो गई और उसके बाद हमेशा किशोरावस्था में तो ये और अधिक बढ़ जाती है। हाँ, बाद में ये धीरे धीरे कम जरूर हो जाएगी, परंतु इसका कभी अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज की क्लास में अपनों ने फ्रायड द्वारा बताया गया मस्तिष्क के विश्लेषण के आधार पर जो संरचनात्मक मॉडल था, व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, एकदम, अहम और परम अहम, उन तीनों को पढ़ा और साथ साथ अपनों ने उनके सिद्धांत की कुछ विशिष्टताएं भी देखी। एक और है मूल प्रवृत्ति से संबंधित, परंतु वो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।